My dear students, how are you? I'm sure you must be in very high spirits and preparing for your competitive examination. हाई पॉइंट्स सीरीज में मेरा ये वीडियो नंबर 17 है और आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स. Capacitors can be grouped in two ways, capacitors in series and capacitors in parallel. और फिर हम उनकी मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली कैपेसिटर्स को ग्रुप करने के दो तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल. अब सबसे पहले ये समझो कि हमें ग्रुपिंग करनी क्यों पड़ती है. मान लो आपने कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट तैयार करना है जिसमें हमें बहुत सारे कैपेसिटर यूज़ करने हैं, रेजिस्टेंसेस यूज़ करने हैं, इंडक्टर्स यूज़ करने हैं, लेकिन जिस कैपेसिटी का हमें कैपेसिटर चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है. हमारे पास बहुत से कैपेसिटर्स हैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ के, लेकिन जितनी कैपेसिटी का हमें चाहिए अपने सर्किट के लिए उस वक्त वो हमारे पास नहीं है. तो उसके दो तरीके हैं, या तो नया खरीद के ले आओ या जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनको किसी ऐसे ढंग से आपस में कनेक्ट करो ताकि जो उनकी इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट या नेट कैपेसिटी बन जाए वो उतनी बन जाए जितनी हमें चाहिए. और इसलिए हमें करनी पड़ती है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कैपेसिटर्स इन सीरीज. कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर. एक के बाद दूसरा हम आपस में जोड़ते जाते हैं so that we can proceed from one point to the other only through one path. There is only one path of going from one point to the other, the 2 points between which the capacitors are connected. Now, if two capacitors of capacity C1 and C2 are connected in series, then their effective capacity is given by 1 over Cs equal to 1 over C1 plus 1 over C2. Or you can say that Cs equal to C1 C2 over C1 plus C2. In general, if we connect n capacitors of capacities C1, C2, C3 so on up to Cn in series, then their effective capacitance is given by 1 over Cs equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 plus so on up to 1 over Cn. Or if C1 equal to C2 equal to C3 equal to Cn each equal to C, then Cs equal to C by n. That is, the effective capacity will be equal to capacity of one capacitor divided by the total number of capacitors. तो आपने याद रखना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो इफेक्टिव कैपेसिटी आती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की कैपेसिटी से जो सबसे कम है उससे भी कम आती है. ये पॉइंट मैंने बाद में भी आप लिखा है. तो लेट अस सी कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, नंबर 1, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज द सेम. चार्ज सब पे सेम होता है. मान लो जैसे आपके पास n कैपेसिटर्स हैं, आपने सीरीज में जोड़े, कैपेसिटीज हैं C1, C2, C3 सो ऑन अप टू Cn. उन पे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन. Then Q1 is to Q2 is to Q3 is to so on equal to Qn equal to 1 is to 1 is to 1 is to so on. लेकिन उनकी प्लेटों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है. And the sum of the potential differences between the plates of all the capacitors is equal to the total potential difference applied across the series combination of the given capacitors. That is, V equal to V1 plus V2 plus V3 plus so on, where V1 is the potential difference between the plates of the first capacitor, V2 is the potential difference between the plates of the second capacitor, V3 is the potential difference between the plates of the third capacitor and so on. और जो V है that is the applied potential difference or the voltage of the battery which has been connected across the given combination of capacitors. Now, ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो इफेक्टिव कैपेसिटी आती है Cs, दैट इज लेस देन द लीस्ट ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स. इसका मतलब ये बनता है कि जो कैपेसिटर आपने सीरीज में जोड़े उनमें से जो सबसे कम कैपेसिटी वाला कैपेसिटर है, जो इफेक्टिव कैपेसिटी आएगी वो उससे भी कम आएगी. जैसे मान लो हम 3 कैपेसिटर जोड़ते हैं सीरीज में, एक की कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरेड, दूसरे की है 50 माइक्रोफैरेड, तीसरे की है 100 माइक्रोफैरेड. अब सबसे कम कितनी हो गई? 1 माइक्रोफैरेड.
अगर हम इन तीनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो जो इफेक्टिव कैपेसिटी आएगी वो 1 माइक्रोफैरड से भी कम आएगी। सो याद रखना आपने। देन कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। कौन से पॉइंट? दो जिनके बीच में हमने उन दोनों को आपस में पैरेलल में जोड़ा है। अलोंग डिफरेंट पाथ्स, उसमें क्या था सीरीज में? अलोंग द सेम पाथ, बट नाउ वी कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अलोंग डिफरेंट पाथ्स। इसमें क्या करते हैं कि सभी कैपेसिटर्स की एक प्लेट को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। दैट पॉइंट इज इंसुलेटेड एंड इज गिवन ए चार्ज। गिवन ए चार्ज मीन्स दैट पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी और द सेल। और सभी कैपेसिटर्स की दूसरी प्लेट जो है दैट इज कनेक्टेड एट अनदर पॉइंट which is grounded and is connected to the negative pole of the battery or the cell. Now, if we connect two capacitors of capacity C1 and C2 in parallel, then their effective capacity is given by Cp equal to C1 plus C2. और अगर हम इन जनरल की बात करें कि मान लो जितने मर्जी कैपेसिटर हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव n कैपेसिटर्स of capacity C1, C2, C3, so on up to Cn, then their effective or total or resultant capacitance will be given by Cp equal to C1 plus C2 plus C3 plus so on up to Cn। इसका मतलब इस केस में जो इफेक्टिव कैपेसिटी है वो ज़्यादा आती है। तो सीरीज में जोड़ते हैं, जब हमें जो कैपेसिटी चाहिए वो कम है, जो अवेलेबल कैपेसिटर्स की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। और पैरेलल में जोड़ते हैं जब हमें जो कैपेसिटी चाहिए वो ज़्यादा है और जो हमारे पास अवेलेबल हैं कैपेसिटर उनकी कैपेसिटी कम है। नाउ इफ C1 इक्वल टू C2, मान लो ये जो मैंने n पैरेलल में जोड़े कैपेसिटर्स उन सब की कैपेसिटी बराबर है और हर एक की किसके बराबर है? C के बराबर। देन देयर इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी Cp इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस सो ऑन। हाउ मैनी टाइम्स? n टाइम्स, एंड दैट इज n टाइम्स C। अब कई बार वो कहता है कि हमारे पास 100 कैपेसिटर हैं, हर एक की कैपेसिटी सेम है, पहले हम उनको जोड़ते हैं पैरेलल में फिर जोड़ देते हैं उनको सीरीज में। तो बताओ दोनों केसेस में जो इफेक्टिव कैपेसिटी आएगी उसकी रेशियो क्या होगी? तो उसमें Cp ओवर Cp, Cp ओवर Cs, दैट विल बी Cp आ जाएगा n इंटू C और Cs हो जाएगा C बाई n। C से C कैंसिल और ये n स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट मैंने आपके लिए आगे लिखा भी हुआ है। Then remember, in parallel combination of capacitors, number 1, charge on different capacitors is different. उसमें क्या था? सीरीज में चार्ज सब पे सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। यहाँ पे चार्ज डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर के क्रॉस सेम होता है। और कितना होता है? जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो मान लो आपने n कैपेसिटर जोड़े पैरेलल में, तो एक के प्लेटों में यानी कि एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे Q2 है, तीसरे पे Q3 है और सो ऑन, और जो nth है उस पे Qn है। तो टोटल चार्ज जो इस कॉम्बिनेशन ने सेल या बैटरी से ड्रॉ किया वो Q है। देन Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन अप टू Qn। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है, दैट इज V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 so on equal to Vn and each equal to V, where V is the applied potential difference. Then remember the ratio of the charges on different capacitors, that is Q1 is to Q2 is to Q3 is to so on is to Qn, is equal to the ratio of their capacities, that is C1 is to C2 is to C3 is to so on up to Cn. Then as I told you earlier, if we have n capacitors, each of capacity C, we connect them first in parallel and then in series, then the ratio of the effective capacitance in the two cases, that is Cp over Cv, will be equal to Nc over C by n equal to n square. अब देखो कई बार वो कहेगा कि 100 कैपेसिटर बराबर कैपेसिटी के पहले जोड़े हमने पैरेलल में फिर जोड़े सीरीज में, तो बताओ दोनों केसेस में इफेक्टिव कैपेसिटी की रेशियो क्या आएगी? तो जिस बच्चे को याद है n स्क्वायर, इसका मतलब 100 का स्क्वायर आंसर आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं, 100 का स्क्वायर 10,000 इज द आंसर। अब ग्रुपिंग जब करते हैं तो कई बार मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है, तो मैं आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स बताता हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आपके पास ये कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट ये आ गई, दूसरी प्लेट ये आ गई, दोनों का एरिया A है और इन प्लेटों में डिस्टेंस है D। तो अगर इसकी कैपेसिटी C है देन C इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। अब हम क्या करते हैं कि बिल्कुल दोनों के मिड पॉइंट सेंटर पे पार्टीशन करके एक तरफ हम एक डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरी तरफ भर देते हैं जिसका K2 है। अब हमारे पास दो कैपेसिटर बन गए। अब देखिए ये जो दो बने इसमें से हर एक की जो प्लेट्स हैं उनका एरिया रह गया A/2 लेकिन प्लेटों में डिस्टेंस जो है वो पहले ओरिजिनल कैपेसिटर के बराबर है, दैट इज़ D। अब मान लो ये जो जिसमें आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है उसकी कैपेसिटी C1 है, तो C1 क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना हो जाएगा A/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1 और डिस्टेंस प्लेटों में कितना है D। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A K1/2D। और ये जो दूसरा है जिसमें जो डाइलेक्ट्रिक आपने डाला उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, अगर उसकी कैपेसिटी है C2 तो C2 क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, उसमें भी एरिया हर एक प्लेट का A/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 डिवाइडेड बाई D, तो C2 आ गया एप्सिलॉन नॉट A K2/2D। अब देखिए याद रखना इस केस में ये जो दो कैपेसिटर बन गए ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, तो जो टोटल कैपेसिटी बनेगी C डैश, आपको पता है जब कैपेसिटर पैरेलल में हो तो टोटल कैपेसिटी ऐड होती है। सो अगर इफेक्टिव कैपेसिटी C डैश है देन C डैश विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। अब ये C डैश की वैल्यू C1 की वैल्यू पुट कर दो, C2 की वैल्यू पुट कर दो, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D इंटू K1 प्लस K2। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट A/D, ये देखिए ये C के बराबर है तो ये आ गया C/2 इंटू K1 प्लस K2। अब अगर आपको C पता है, K1 पता है, K2 पता है तो आप जो इफेक्टिव कैपेसिटी इस कॉम्बिनेशन की बन गई वो निकाल सकते हैं। दूसरे हम ऐसे कर सकते हैं कि बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम पार्टीशन करके दो डाइलेक्ट्रिक डाल सकते हैं। इसमें भी मैं मान रहा हूँ कि जो ओरिजिनल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी C है जिसमें कि हर एक प्लेट का एरिया A है और उनमें डिस्टेंस D है, तो C आ गया एप्सिलॉन नॉट A/D। अब देखिए जब बीच में ऐसे करके मैंने पार्टीशन करी अब भी हमारे पास दो कैपेसिटर बने, लेकिन इन दोनों में जो प्लेट्स का एरिया है वो तो पहले जितना ही है लेकिन प्लेटों में डिस्टेंस अब जितना पहले था उसका आधा रह गया, यानी कि D/2 रह गया और ये भी D/2। अब मान लो जो ऊपर कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 वाला डाइलेक्ट्रिक हमने भरा है उसकी कैपेसिटी C डैश है, तो C डैश आ जाएगा C1 ये आ जाएगा C1 कैपेसिटी है तो C1 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1/2D, ये 2 ऊपर चला गया तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट A K1/D, ये कैपेसिटी ऊपर वाले की बन गई। इस तरह नीचे वाले की अगर C2 है तो C2 आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A K2/D जैसे उसकी आई। अब देखिए इस केस में याद रखना ये दोनों आपस में सीरीज में हैं और जब दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटी C1 C2 हो उनको हम सीरीज में कनेक्ट करें तो इफेक्टिव कैपेसिटी आती है C डैश, नाम रख लिया, अगर उसका यहाँ CS रख लिया तो वो आता है C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे C2 की, नीचे ये C1 C2 की पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया 2C इंटू K1 K2/K1 प्लस K2। सो याद रखो बेटा अगर जैसे मैंने इससे पहली एग्जांपल में किया वैसे की जाए पार्टीशन तो पैरेलल में होते हैं, अगर इस तरीके से की जाए तो सीरीज में होते हैं। फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखो यहाँ भी ओरिजिनल जो है उसकी कैपेसिटी उतनी है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। अब इसमें मैंने 3 कर दिए, बना दिए कैपेसिटर, बीच में भी पार्टीशन करी और फिर लेफ्ट साइड में दोबारा पार्टीशन बीच में करी और राइट साइड पे भी भर दिया कोई। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। अब देखिए जो K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है अगर उसकी कैपेसिटी C1 है तो उसकी हर एक प्लेट का एरिया A/2 हो गया और डिस्टेंस प्लेटों में D/2 हो गया। इस तरह जो K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक है ये जो कैपेसिटर बना अगर इसकी कैपेसिटी C2 है तो इसमें भी एरिया ईच प्लेट का A/2, प्लेटों में डिस्टेंस D/2। लेकिन जो राइट वाला बना जिसमें जो डाइलेक्ट्रिक हमने डाला है उसका जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है और कैपेसिटी में C3 मान रहा हूँ, इसमें क्या है एरिया हर एक प्लेट का A/2 है लेकिन प्लेटों में डिस्टेंस कितना है D, जितना कि ओरिजिनल कैपेसिटर में था। अब ये जो C1 और C2 हैं ये आपस में सीरीज में और ये जो C3 कैपेसिटी वाला बना ये उनकी सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में।
तो पहले हमने C1 की वैल्यू निकाली, वो आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2, क्योंकि एरिया A/2 इंटू K1 ओवर डिस्टेंस आ गया D/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो C1 बन गया एप्सिलॉन नॉट A K1/D। अब एप्सिलॉन नॉट A/D वो C के बराबर है, ओरिजिनल जो कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी, तो ये CK1। इस तरह C2 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K2 ओवर D/2, और C2 क्या आ गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट A K2/D, और ये बन गया C इंटू K2। अब देखिए लेफ्ट वाले पैरेलल में है, तो इनकी इफेक्टिव, लेफ्ट वाले दोनों सीरीज में है, तो इनकी इफेक्टिव कैपेसिटी हो गई C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2, और ये वाला जो है ये इनके साथ लेफ्ट वाले दोनों सीरीज में हैं, तो उनकी इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी आ गई, C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2, और राइट वाला उनके साथ पैरेलल में है, तो उसकी कैपेसिटी इनकी इफेक्टिव कैपेसिटी में ऐड हो जाएगी। तो टोटल कितनी बन गई फिर, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें और सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा C इंटू K1 K2 ओवर K1 प्लस K2 प्लस K3/2। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताएंगे कैसे हम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं। अब एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, तो उसमें क्या है, जैसे 5 कैपेसिटर हमने ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना ली ABCD, या इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, C3 C4, जो बीच वाला है उसकी कैपेसिटी C5 है। और अगर C1 ओवर C2 इक्वल टू C3/C4 हो, देन वी से दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड। और जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो पॉइंट B का और पॉइंट D का पोटेंशियल बराबर होता है, इसका मतलब C5 पे कोई चार्ज नहीं होता, एंड देयरफॉर इट कैन बी इग्नोर्ड। अगर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं तो हमारे पास क्या बचा, C1 और C2 आपस में सीरीज में, और C3 और C4 आपस में सीरीज में, और C1 और C2 की सीरीज कॉम्बिनेशन जो है दैट इज इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C3 एंड C4। अब जब सीरीज में होते हैं दो C1 C2 वाले, तो उनकी इफेक्टिव कैपेसिटी आ जाएगी C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, और C3 और C4 वाले कैपेसिटर की आ जाएगी C3 C4 ओवर C3 प्लस C4। तो अगर पूरी कॉम्बिनेशन जो बनी बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C, इन ये कैपेसिटी अगर C डैश है इसमें, तो वो दोनों की ऐड हो जाएगी। और याद रखो, अगर ये मान लो C1 C2 C3 C4 चारों ही बराबर हैं, हर एक इक्वल टू C, तो फिर जो हमारा आंसर आएगा C डैश का वो C के बराबर ही आ जाएगा। जैसे मान लो ये चारों 10 10 10 10 माइक्रोफैरड है, तो हमारा आंसर भी बिना किसी कैलकुलेशन के हम कह सकते हैं C5 जितनी मर्जी कैपेसिटी का हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर 10 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखना कि चाहे कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन सीरीज में हो या पैरेलल में हो, जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है उस कॉम्बिनेशन में, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जीज स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ये दोनों केसेस में सेम है, चाहे सीरीज में है चाहे पैरेलल में। नो वी कम टू कॉमन पोटेंशियल। मान लो आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, या दो कंडक्टर्स भी ले सकते हैं, लेकिन मान लो दो कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटी C1 दूसरे की कैपेसिटी C2, उनको सेपरेटली आप चार्ज करो, टू पोटेंशियल्स V1 एंड V2, ताकि उन पे चार्ज हो जाए Q1 Q2, तो Q1 आ जाएगा C1 V1 और Q2 हो जाएगा C2 V2। अब दोनों को आपस में जोड़ दिया जब हमने, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दी capacitor at higher potential to the capacitor at lower potential till their potential become the same. That means when the two capacitors will be connected to each other, then after some time the capacity of the two capacitors will become the same. The potential of the two capacitors will become the same, and that potential acquired by the two capacitors after they are placed in contact with each other is known as their common potential, and that is given by capital V equal to C1 V1 plus C2 V2 over C1 plus C2. Now C1 V1 is Q1, C2 V2 is Q2, so it can also be written as Q1 plus Q2 over C1 plus C2. Or whenever there is a redistribution of charge between two capacitors or two conductors, there is a loss of energy, and the loss of energy in this process is given by delta U equal to C1 C2 over 2 into C1 plus C2 into V1 minus V2 इसका होल स्क्वायर। अब याद रखो, अगर V1 V2 से ज़्यादा है तो भी ये स्क्वायर पॉजिटिव आएगा,
अगर V2 V1 से ज़्यादा है तो V1 माइनस V2 तो नेगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब डेल्टा U हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स देयर विल ऑलवेज बी ए लॉस ऑफ एनर्जी। और फिर आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। सो वेयर डज दिस एनर्जी गो? द आंसर इज इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि जब ऐसे कैपेसिटर्स को हम रखते हैं तो स्पार्किंग होती है, हीट पैदा होती है कनेक्टिंग वायर्स में, और थोड़ी साउंड भी पैदा होती है। सो जितनी एनर्जी लूज होती है उतनी ही इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। और एक बात और याद रखना, अगर वो पूछे कि आफ्टर कांटेक्ट इन पे जो चार्जेस हो जाएंगे उनकी रेशो क्या होगी, तो आपने याद रखना है Q1 डैश ओवर Q2 डैश विल बी इक्वल टू C1 ओवर C2। देन कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स। मान लो छोटे छोटे ड्रॉप हैं विच आर चार्ज्ड, उनको हम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनका पोटेंशियल क्या आएगा, उनमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ये सब कुछ हमने देखना है। तो मान लो हमारे पास n छोटे छोटे ड्रॉप हैं, हर एक का रेडियस है स्मॉल r। इसको हम बोलते हैं कोएलेसेंस ऑफ ड्रॉप्स, चार्ज ड्रॉप्स। और जब वो आपस में कंबाइन करेंगे, हर एक पे चार्ज है Q, हर एक का रेडियस है स्मॉल r। और आपको पता है कि charge can neither be created nor can it be destroyed. That is the law of conservation of charge, which is a fundamental law of nature. तो जो एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, अगर उस पर चार्ज कैपिटल Q है, देन कैपिटल Q इक्वल टू N इंटू स्मॉल Q। हर एक का रेडियस R है, और मान लो जो बड़ा ड्रॉप बना उसका रेडियस कैपिटल R है। अब आपको पता है कि जो बड़ा रेडियस बनेगा उसका वॉल्यूम जो छोटे सारे हैं उनके टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। अब बड़े का वॉल्यूम क्या हो गया, क्योंकि स्फेरिकल शेप है तो वॉल्यूम हो गया 4π/3 कैपिटल आर क्यू। एक छोटे का हो गया 4π/3 इंटू स्मॉल आर क्यू, और क्योंकि ऐसे n ड्रॉप हैं तो मल्टीप्लाइड बाई n, तो यहाँ से कैपिटल आर आ गया n रेज टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये याद रखना आपने, सीधा ही फार्मूला। अब हर एक छोटे ड्रॉप की कैपेसिटी C है तो वो आ जाएगी 4πε0 इंटू आर। ये हमने किया हुआ कि स्फेरिकल कैपेसिटर की, कंडक्टर की जो कैपेसिटी है दैट इज गिवन बाय C इक्वल टू 4πε0 आर। और जो बड़ा ड्रॉप बना उसकी कैपेसिटी अगर C डैश है तो वो आ जाएगी 4πε0 कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली, n रेज टू पावर 1/3 इंटू आर। ये पुट कर दी तो n रेज पावर 1/3 मैंने पहले लिख लिया, और बाकी क्या बचा 4πε0 इंटू आर। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द कैपेसिटी ऑफ ई स्मॉल ड्रॉप। दैट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप इक्वल टू n रेज टू पावर 1/3 इंटू कैपेसिटी ऑफ ई स्मॉल ड्रॉप। अब मान लो वो कहता है 27 स्मॉल ड्रॉप आपस में कंबाइन करते हैं, तो बताओ बड़े की कैपेसिटी क्या आएगी, तो C डैश आ जाएगा 27 रेज टू द पावर 1/3 इंटू C। तो 27 रेज पावर 1/3 3 आ गया, तो 3C जितनी एक छोटे की उसके 3 गुना हो जाएगी। इस तरह पोटेंशियल, अगर हर एक छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल V है तो आपको पता है पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर का फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q बाई आर। और बड़े का पोटेंशियल अगर V डैश है वो आ जाएगा 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q बाई कैपिटल आर, क्योंकि बड़े पे चार्ज जो है कैपिटल Q है, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q ऊपर मैंने आपको बताया n इंटू Q, और कैपिटल R ऊपर बताया n रेज टू पावर 1/3 R। तो ये V डैश जो आ जाएगा ये आ जाएगा n रेज टू पावर 2/3 इंटू V। ये सारे फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। दैट इज़ वाई दीज आर हाई यील्ड पॉइंट्स। अब टोटल एनर्जी, हर एक छोटे पे जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज U इक्वल टू हाफ CV स्क्वेयर, और बड़े में U डैश इक्वल टू हाफ C डैश इंटू V डैश स्क्वेयर। अब C डैश की वैल्यू पुट कर दो, V डैश की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो तो U डैश बन जाएगा n रेज टू पावर 5/3 इंटू U। अब एक और बहुत पॉइंट, पहले जो मैंने अभी आपको बताया कॉमन पोटेंशियल निकालने में, वहाँ पे जब हमने दो कैपेसिटर लिए जिनकी कैपेसिटी C1 C2 और पोटेंशियल्स हमने किए थे V1 V2, उनको जब कनेक्ट किया तो दोनों की हमने पॉजिटिव प्लेट्स को एक जगह जोड़ा, जो नेगेटिव प्लेट्स हैं, नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट्स हैं, उनको दूसरी जगह जोड़ा। लेकिन अगर हम ऐसे ही दो कैपेसिटर लें, एक की कैपेसिटी हो C1 दूसरे की C2, उनको अलग अलग चार्ज करें, वन टू ए पोटेंशियल V1 द अदर वन टू पोटेंशियल V2, लेकिन अब उनको कनेक्ट जब करना है तो उनकी अपोजिट पोलैरिटी वाली प्लेट्स को आपस में जोड़ना है। प्लीज नोट द डिफरेंस। वहाँ पे सेम पोलैरिटी वाली जोड़ी,
यहाँ पे अपोजिट वाली, वहाँ पे एक कॉमन पोटेंशियल आया V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल आएगा C1 V1 माइनस C2 V2। प्लीज नोट दिस साइन, यहाँ पे माइनस साइन आएगा अगर अपोजिट पोलैरिटी है। तो एग्जाम में ध्यान रखना, अगर सेम पोलैरिटी जोड़ेंगे तो प्लस साइन आएगा, लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें C1 प्लस C2 ही आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माय लेक्चर। सो बेटा आपको मैंने कहना कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख के अच्छी तरह इसका फ़ायदा उठा सकें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।